नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की। आज कई विभागों के साथ महत्वपूर्ण बैठक है। कुछ ही देर में औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। 11 बजे ओडीओपी स्कीम में सुधारात्मक बदलावों को लेकर चर्चा तेज है और इसी को लेकर चर्चा भी हो सकती है। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद औद्योगिक विकास विभाग के साथ बैठक करेंगे। 11 बजे ओडीओपी स्कीम में सुधारात्मक को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है और अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक आयोजित किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे और प्रदेश में कैसे उद्योग को बढ़ाना है, औद्योगिक क्षेत्र को किस तरह से विकासशील करना है, इन सभी चीजों को लेकर आज पूरी तरह से बातचीत की जाएगी। इस बैठक में ओडीओपी स्कीम में किस तरह से बदलाव किया जा सकता है, बदलाव के जरिए क्या कुछ महत्वपूर्ण इसमें संभावनाएं हैं, इसको लेकर भी आज चर्चा होने की संभावना है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आज मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आवास पर यह बैठक चलने वाला है। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं औद्योगिक विकास विभाग के साथ? और देखिए खुशबू, सुबह मुख्यमंत्री 9 बजे सूचना विभाग की बैठक कर चुके हैं और अभी 10:30 बजे यानी अभी वहां पर तमाम जो अधिकारी औद्योगिक विकास के हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, जिसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं और तमाम उद्योग से जुड़े चाहे उद्योगपति उत्तर प्रदेश की बात करें या देश दुनिया के तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपना निवेश भी कर रहे हैं। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखा क्या है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमारे देश आए हुए हैं और यहाँ पर जगह जगह पर पहुंच रहे हैं मुलाकात के लिए। और ये देखिए राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बताते आपको चले कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने बताते चले आपको कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है। 6:30 बजे, शाम 6:30 बजे कल व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भारत आए हुए हैं और भारत के दौरे पर हैं। और इस दौरान देखा गया है कि सबकी जो निगाहें हैं उनकी इस दौरे को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या कुछ बातचीत होती है, किस तरह से मुलाकात होती है। इन सभी चीजों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और पुतिन का भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। व्यापार, अर्थव्यवस्था, सहयोग पर चर्चा होने की संभावना। रूस से 15 कमर्शियल समेत 25 समझौते जो है वो संभव माना जा रहा है। लेकिन अब ये तस्वीरें जो आपको दिखा रही हैं वो तैयारियां जोरों पर की गई हैं और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पुतिन पहुंचने वाले हैं और ये तैयारियां जोरों पर की गई हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही पलों में वो तस्वीर भी हम देखेंगे जब पुतिन प्रधानमंत्री के साथ यहां पर मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहुंचेंगे। दोस्ती जोरदार है और ये कम से कम 7 दशकों की ये दोस्ती है। और आपको बताते चले कि अब से थोड़ी देर में, कुछ ही समय में पुतिन का ये औपचारिक स्वागत यहां पर किया जाएगा। अब से कुछ ही मिनटों में औपचारिक स्वागत किया जाएगा पुतिन का और तैयारियां जोरों पर। आपको बताते चले कि कल शाम 6:30 बजे भारत आए हैं पुतिन और भारत का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब कल मिले, भारत दौरे पर आए तो सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस दोस्ती में क्या कुछ और बड़ा देखा जा सकता है, किस चीजों पर बात हो सकती है, क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। नशीला खप सिरप के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। यूपी के साथ एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में जांच ये तेजी से चल रही है। ईडी ने एफएसडीए से अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ साथ
सिंडिकेट की मदद करने वाले एफएसडीए अफसरों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ईडी ने यूपी में 30 एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया था। मुख्य आरोपी शुभम को 8 दिसंबर को तलब किया गया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नशीला कफ सिरप के मामले में ये बड़ी कार्रवाई होती हुई ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और यूपी के साथ एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जांच तेज कर दी गई है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से लगातार बने हुए अनूप, जिस तरह से ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में भी चल रही है कफ सिरप को लेकर, और देखा गया है कि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में ज्यादातर छानबीन होती हुई, क्या अपडेट आता हुआ अनूप? देखिए खुशबू, कफ सिरप का मामला धीरे धीरे विस्तार ले रहा है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम और प्रदेश हैं, चाहे हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश समेत ऐसे तमाम जो राज्य हैं जिनको लेकर इस कफ सिरप का जो रैकेट है वो एक उत्तर प्रदेश में ही नहीं अन्य राज्यों में भी काम कर रहा था। ईडी अपने जो जांच का दायरा है उसका विस्तार कर रही है और अन्य राज्यों में भी इसके जो जड़ें थी इस कफ सिरप की रैकेट की उसको भी तलाश रही है कि कितने लोग थे इसमें शामिल थे और इस काम में कौन कौन से अधिकारी हैं जो इनकी रैकेट की मदद कर रहे थे। ये एक दिन का मामला नहीं है क्योंकि काफी बड़ा मामला हो चुका है और जिस तरीके से बच्चों की मौत के साथ, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मौत की दवाई दे रहे थे, जहर दे रहे थे, जिसको लेकर हालांकि एक बड़े मामले की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तमाम ऐसे आरोपी हैं जिसकी तलाश अभी पुलिस को भी है और ईडी उनसे पूछताछ करेगी और खासकर जो मुख्य आरोपी शुभम है जिसको लेकर 8 दिसंबर को उसको तलब किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी कि कौन से सहयोगी और हैं या फिर जो अधिकारियों के नाम आ रहे हैं कि तमाम अधिकारी जो इसकी मदद करते थे। ये सिंडिकेट पूरा तैयार किया गया था अन्य राज्यों में और 4 राज्यों के साथ साथ और कितने राज्यों में इस तरीके से सप्लाई होती थी, कितना फंडिंग इसमें इकट्ठा हुआ, किस तरीके से आपस में बंदरबांट करते थे, कौन अधिकारी या फिर तमाम और सफेद पोस्ट इसमें क्या शामिल है, इन सब चीजों को लेकर अलग अलग हालांकि तथ्य पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच ईडी के साथ साथ पुलिस भी और जांच जो कमेटी गठित की गई सब अलग अलग इस मामले में जांच कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से करीब 30 से ज्यादा एफआईआर इस पे लिखी जा चुकी हैं और इस एफआईआर के जरिए से तमाम लोगों पर पुलिस पहुंचेगी और उनसे पूछताछ करेगी और इस बड़े जो अवैध रूप से व्यापार चल रहा था, बच्चों की मौत का खिलवाड़ हो रहा था, इन सब चीजों पर जांच आगे बढ़ेगी। वैसे वैसे लोग इस मामले में जिनकी संलिप्तता रही है उनको भी कहीं न कहीं पुलिस पकड़ेगी और उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल अनुपम, देखा क्या है कि इस सिंडिकेट को उजागर करने के लिए और इस पर पुरजोर तरीके से कार्रवाई करने के लिए जो ईडी है वो अपनी जांच का जो दायरा है वो बढ़ाते हुए यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इसके अलावा ये देखा गया है कि वाराणसी में भी छापेमार कार्रवाई हुई और वहां से देखा गया कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट का पता चला है। लेकिन अब क्या लगता है कि वाराणसी के अलावा कोई और अन्य जिला है जो उत्तर प्रदेश में जो ईडी के रडार पर है? देखिए वाराणसी ही नहीं, वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल के तमाम ऐसे और जिले हैं। खासकर अभी आपने देखा होगा ये जो कफ सिरप का मामला दिल्ली के सदन में गूंजा, तो ये तमाम ऐसे जिले हैं पूर्वांचल के जिसमें ये पूरा रैकेट फैला था। तमाम इसके शुभम के जो सहयोगी थे अन्य जिलों में पूर्वांचल के, चाहे आजमगढ़ की बात करें या फिर तमाम ऐसे वहाँ के ऐसे जिले हैं कौशाम्बी या तो उस तरीके से जो जौनपुर के जो माफिया धनंजय सिंह का भी नाम आ रहा था, तो तमाम ऐसे जो जिले हैं वहां पर इस तरीके से रैकेट फैला और तमाम इसके सहयोगी थे शुभम की वो वहां पर काम कर रहे थे। तो कहीं न कहीं पूर्वांचल के शिकंजा बहुत जिस तरीके से वहां पर कसा गया है, जांच का दायरा बढ़ाया गया है और उत्तर प्रदेश ये पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिम भी इस तरीके से तमाम जो क्लू मिले हैं, तमाम जो उनके सूत्रधार मिले हैं। अब धीरे धीरे कहीं न कहीं पुलिस से इस मामले पर एनआईए की बात करें या फिर ईडी की बात करें, हर तमाम एजेंसियां इस पे जांच कर रही हैं, तो हर वो अपराधी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मामले में संलिप्त था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ अनूप जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि ईडी ने एफएसडीए से अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा मांग लिया है। सिंडिकेट की मदद करने वाले एफएसडीए अफसरों पर भी अब गाज गिरता हुआ, शिकंजा कसता हुआ, क्योंकि ईडी जो है वो कई अफसरों को अपने रडार पर ले चुकी है।
तो आपको बताते चले कि DNFSDA से कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। सिंडिकेट की मदद करने वाले लोगों से भी ये ब्यौरा मांगा जा रहा है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि ईडी ने 30 लोगों पर भी FIR दर्ज किया है। तो अलीगढ़ पहुंचे राज्यसभा के सांसद राजीव शुक्ला ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि SIR में यंग लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बहरा बना हुआ है, सरकार की तरफदारी कर रहा है। वहीं परंपरा का जिक्र करते हुए बोले कि राष्ट्रपतियों की विपक्ष से मुलाकात होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमेशा ये परंपरा रही है कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी देश का आता है तो विपक्ष के नेता से मिलवाया जाता, हमेशा रहेगा। अटल जी ने भी चीज को हमेशा निभाया, इस बात को हमेशा मनमोहन सिंह जी ने भी निभाया। लेकिन अभी जो राहुल जी ने कहा वो सही है कि अब वो चीज नहीं है। अब सिर्फ जो है अपने आप से मिलके बाकी किसी को नहीं मिलने देते, जो उचित नहीं है। मतलब लोकतंत्र में जो विदेश नीति रही है, कहा जाता है कि विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आता और विदेश मंत्रालय की जो परंपरा है हमेशा चलती है। ये मेरे ख्याल से गलत है। हमेशा जो है ये रखना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिले और मुख्य विपक्ष के नेता से भी मिले। ये होना चाहिए ऐसा, जो इस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहिए। अतिरिक्त कर्मचारी लगा है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से BLOs की बहुत हो रही, बहुत दुख जाएगी और यंग लोग इस तरह से मर रहे हैं, ये चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बहरा हो गया हो कि वो जो है कुछ सुनते नहीं, जो मनमानी तरफा कर रहा है, जो सरकार कह रही वही कर रहा है। चुनाव आयोग बनाया इसलिए गया था कि निष्पक्ष संस्था, क्या नाम TN सेशन का था, हमारी सरकार थी। हम लोग जो है वो काफी परेशानी होती थी, लेकिन हम चुनाव आयोग की इसको मानते थे। अब तो बिल्कुल चुनाव आयोग कुछ सुन ही नहीं रहा और वो एक तरफा जो काम कर रहे हैं उसके BLO मरे जा रहे हैं, सब लोग हो रहे हैं। और ये है आरोप जो है काफी गड़बड़ियां हो रही है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर किसी के मन में शंका है चुनाव प्रक्रिया को लेके कि भाई सही वोट नहीं पड़ रहे हैं, सही चुनाव नहीं हो रहे हैं, सही ढंग से नहीं हो रहा, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के दिलो दिमाग से शंका निकाले। लेकिन यहाँ तो उल्टे ऐसे लड़ते हैं कि पूछो मत। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, हथियार तस्करी पर NIA की बड़ी कार्रवाई। यूपी, बिहार और हरियाणा में 22 जगहों पर छापेमारी की गई है। औरैया में 13 लोकेशन पर सर्राफ कारोबारी के घर और प्रतिष्ठानों पर रेड की गई। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, नोट गिनने की मशीन समेत सामान बरामद हुआ है। जाली दस्तावेज, संदिग्ध डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक डेटा जब्त किया गया है। हरियाणा से यूपी होते हुए बिहार समेत कई राज्यों में गोला बारूद की तस्करी हो रही थी। तो यूपी, बिहार और हरियाणा में 22 जगहों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। औरैया में 13 लोकेशन पर सर्राफ कारोबारी के घर और प्रतिष्ठानों पर रेड की गई। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। नोट गिनने की मशीन समेत अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। यहाँ से हरियाणा से यूपी होते हुए बिहार समेत कई राज्यों में गोला बारूद की बड़ी तस्करी का अंजाम दे रहे थे। हथियार तस्करी पर NIA की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो समेत 22 जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई जारी है। तो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा अगले 3 दिन के लिए छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल पुलिस प्रशासन 5 से 6 और 7 दिसंबर को हाई अलर्ट पर तक रहने के लिए आदेश दिया गया है। पुलिस को आगामी 6 दिसंबर की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक और SSP ने कोतवाली और गोविंद नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। श्री कृष्ण जन्म स्थान, शाही ईदगाह, मस्जिद और आसपास के बाजारों में सुरक्षा का निरीक्षण किया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती देखी गई। बता दें कि 5 दिसंबर को जुमे की नमाज, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी और 7 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद यानी VHP की शौर्य दिवस यात्रा को लेकर संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की एक बड़ी अपील की है।
तो 5, 6 और 7 दिसंबर को छावनी में मथुरा ये तब्दील कर दिया गया। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए किस तरह से आप जो पुलिस बल की तैनाती है वो किया गया है। रेड अलर्ट यहाँ पर रखा गया है। डीआईजी एसएसपी ने फ्लैग मार्च भी निकाला है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मथुरा में हाई अलर्ट, वजह क्या है बताते चले आपको कि 3 दिनों तक ये कड़ी सुरक्षा इसलिए बढ़ा दी गई है ताकि जुमे की नमाज अदा, जो शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन जुमे की जो नमाज अदा करनी है इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया गया है, छावनी में तब्दील किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद की जो बरसी को लेकर पहले से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी, अलर्ट किया गया था। इसको भी लेकर एक सावधानी बरती जा रही है और आज जुमे की नमाज भी है तो कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, कुछ भी ऐसी घटना न घटे, इसको लेकर ये छावनी में मथुरा को तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी। डीआईजी एसएसपी ने फ्लैग मार्च निकाला है। शांति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। मथुरा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3 दिनों तक ये छावनी में तब्दील किया गया है। 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर तक ये मथुरा जो है वो छावनी में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। हाई अलर्ट पर है पूरी तरह से मथुरा। मोहम्मद फारूक हमारे साथ हमारे सहयोगी मथुरा से जुड़ रहे हैं। मोहम्मद, क्या अपडेट, जिस तरह से यहाँ पर देखा क्या है कि छावनी में तब्दील होता हुआ मथुरा हाई अलर्ट पर है मथुरा, क्या अपडेट आता हुआ मोहम्मद फारूक? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए ये मथुरा में जो 6 दिसंबर है उसको लेकर काफी सतर्कता बरती जाती है और जो बाबरी विध्वंस हुआ था उसको लेकर जो है कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, एसएसपी श्लोक कुमार, थाना गोविंद नगर क्षेत्र की जो ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है। इसको लेकर आज जुमे की नमाज भी है तो 5 और 6 और 7 दिसंबर को लेकर मथुरा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। डीआईजी सहित भारी पुलिस बल फ्लैग मार्च लगातार कर रहा है। तो आपको बता दें कि 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को इस शौर्य यात्रा को लेकर शहर में यह हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा 6 दिसंबर को मथुरा कूच का ऐलान किया गया है और शौर्य दिवस पर भूतेश्वर महादेव मंदिर में 3 सोने के बेलपत्र के साथ संकल्प लिए जाने का भी ऐलान किया गया है। तो इसको लेकर जो क्षेत्र हैं उन संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की गश्त लगातार चल रही है। फ्लैग मार्च पुलिस का लगातार चल रहा है। एसएसपी श्लोक कुमार, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है, कहीं अनहोनी ना हो। बिल्कुल फारूक, देखा गया है कि आज तो जुमे की नमाज अदा की जाएगी, चूंकि आज शुक्रवार है और ऐसे में दुरुस्त किया जाएगा और भी इलाकों को किस तरह से छावनी में तब्दील किया गया है तो तस्वीरों को देख रहे हैं हम। लेकिन आज तो शुक्रवार भी है, नमाज भी अदा करना है, उसके लिए भी क्या भरपूर तैयारियां है वहां पर? जी देखिए खुशबू, जो श्रीकृष्ण जन्मभूमि है उस पर लगी शाही ईदगाह मस्जिद है, उसमें जुमे की नमाज होती है। तो पुलिस और प्रशासन द्वारा जो है पूरी तरीके से अलर्ट घोषित किया गया है। साथ में जो भी नमाज पढ़ने के लिए नमाजी जाएंगे उनकी पूरी तलाशी के साथ में उनके आधार कार्ड चेक करके उनको प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन पुलिस ने जो है और प्रशासन ने जो 6 दिसंबर को लेकर ये सख्ती बरती गई है तो उन रास्तों को भी बंद करने का काम किया है। यानी 6 दिसंबर को भारी वाहन और अन्य वाहन भी जो है इन रास्तों पर नहीं चलेंगे। लेकिन आज जुमे की नमाज है, उसको लेकर और जो हिंदू महासभा की ओर से 6 तारीख को मथुरा कूच का ऐलान किया गया है उसको देखते हुए पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर निगाह बनाई हुई है। जी चले, बहुत शुक्रिया फारूक तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि 5, 6 और 7 दिसंबर को छावनी में मथुरा जो है वो तब्दील होता हुआ दिखाई देगा, चूंकि यहाँ पर जुमे की नमाजें, बाबरी मस्जिद की बरसी को लेकर यह हाई अलर्ट रखा गया है।
तो झांसी के ओरछा गेट क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एसआईआर लिस्ट में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का नाम दर्ज होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद विभाग में घमासान मचा हुआ है और जांच की मांग तेज हो गई। और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों के घेरे में है चुनाव आयोग। तो संगम नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से माघ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और रेलवे ने तैयारियों का जायजा लिया। डीएम और डीआरएम ने स्टेशन, बस अड्डे, कंट्रोल रूम और होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया है। साथ ही मेला स्पेशल ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों ने यात्रियों को सुविधा, मल्टी लैंग्वेज साइनेज और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। देखिए, इस बार माघ मेले को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या इस बार बढ़ेगी और उसको लेके रेलवे की तैयारियां अच्छी रहें। इसको लेके कई राउंड की बैठकें भी की गई हैं। पहले भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई। आज स्पॉट इंस्पेक्शन सारे जितने भी स्टेशन हमारे संभावित हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश और मिर्जापुर की तरफ जाने वाला रूट हो, बनारस की तरफ का रूट हो, या लखनऊ कानपुर की तरफ का रूट हो, या अयोध्या की तरफ का रूट हो, हर रूट का निरीक्षण और क्या एग्जिट रूट रहेगा, एंट्री के लिए क्या पॉइंट्स बने हैं, होल्डिंग एरिया जो चिन्हित हैं उनमें क्या क्या तैयारियां हैं और क्या किया जाना है, साइनेजेस कहाँ कहाँ पे लगाए जाने हैं जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। जो रिजर्व कैटेगरी के जो आरक्षित ट्रेन का टिकट आरक्षित पहले करा लेते हैं, उन्हें यात्रियों को भी कोई असुविधा ना हो। इन सारे बिंदुओं पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। कंट्रोल रूम में भी क्या क्या हमारी तैयारी रहेगी, इसको लेके भी चर्चा हुई है। और पूर्व के अनुभव से सीखते हुए हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर रेलवे के भी डीआरएम सर भी थे और पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर्स थे, प्रशासन की पूरी टीम थी। तो हम लोगों ने मिलकर प्लानिंग करी और इसका बेहतर हम लोग व्यवस्था करेंगे जिससे किसी भी यात्री को कोई कठिनाई ना हो। पर्व स्थानों पर क्या रेलवे अपना कुछ और नया ट्रेन एक्स्ट्रा चलाएगी? ये सारा कैलकुलेशन वो उस समय जैसा भी होगा, भीड़ का आकलन करते हुए रेलवे को जो भी इनपुट मिलेगा मेला प्राधिकरण की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से, वो तुरंत ही उस पर डिसीजन लेंगे। ये हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो हम लोग उनको अवगत कराते रहेंगे और फिर कुछ प्लानिंग करेंगे। सर, एसआईआर पे क्या जानना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर जिस तरह से का जो अनुभव है सफलतापूर्वक किया था, उससे कितना और इससे लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है? इस बार हम लोग इस बार भी जिस प्रकार से महाकुंभ में जैसे आपने कहा बहुत अच्छे से रेलवे ने संचालन किया था, उसी प्रकार उसी अनुपात में हम लोग इस बार भी रेलवे में ट्रेनों का संचालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि यात्रियों को एक्सपीरियंस मिले और वो आए, अपना स्नान करें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समन्वय से बसों की संख्या भी उन्होंने अच्छे से रखी हुई है, उसका भी वो रहेगा। लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों से भी आते हैं, तो सबका समन्वय के साथ हम लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे। चलाएंगे मिला सर, क्या अभी टारगेट? वो टारगेट तो अभी है तो जब समय के साथ रहेगा, एज इन वेयर बेसिस पर रहेगा। हमारा डिमांड के आधार पर जैसे भीड़ आएगी हमारी तैयारी पूरी रहेगी। मेला क्षेत्र में भी टिकट काउंटर और आपका सब सेंटर बनेगा? वो बिल्कुल वो सब बनेगा, जैसे महाकुंभ में हुआ था उस प्रकार से सारी सुविधाएं रहेंगी। ई टिकटिंग जो है वहाँ पर टिकट काउंटर सारे लगेंगे? बिल्कुल सब लगेंगे सर, सब रहेगा वो सब। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।